हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज का डे 43 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंट अफेयर्स और उसके क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। तो करेंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहला राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया तथा इस सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो भारत में पहला राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है 2025 यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इस सूचकांक में टॉप पे जो हो जाएगा यह उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक राजस्व संग्रह में भारत के शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। तो सर्वाधिक राजस्व संग्रह में भारत के 3 राज्य हो जाएंगे। सबसे टॉप पे गोवा है, फिर उसके बाद तेलंगाना है, फिर उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि सबसे अधिक जो राजस्व आता है यह टैक्स से ही आता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है तथा इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान 118 है और इसमें शीर्ष स्थान पर फिनलैंड हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि विश्व खुशहाली सूचकांक जो है यह जारी किया जाता है सतत विकास समानता ब्यूरो के द्वारा। याद रखेंगे कि सतत विकास समानता ब्यूरो के द्वारा विश्व खुशहाली सूचकांक को जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान 118 है और शीर्ष स्थान जो है फिनलैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है और यह सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है 2025 में भारत का स्थान जो हो जाएगा यह 10वां हो जाएगा और इस सूचकांक जो है जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है और इसमें शीर्ष देश कौन से हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2025 में जो पहला वाला क्वार्टरली आया था इसमें भारत का स्थान 85 हो जाएगा। लेकिन अगर जुलाई की बात किया जाए, जुलाई 2025 में जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा यह स्थान जो हो जाएगा 77वां हो जाएगा और इसमें शीर्ष देश जो हो जाएगा सिंगापुर और उसके बाद जापान हो जाएगा। जारीकर्ता की बात करते हैं तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है यह हेनले के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है यह चौथा हो जाएगा। वहीं एशिया फायर पावर की बात की जाए तो उसमें तीसरा हो जाता है। और टॉप की बात करते हैं तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पे हो जाएगा, दूसरे नंबर पे रूस है और तीसरे पे चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है तथा इसमें शीर्ष देश कौन सा है। तो वैश्विक भूख सूचकांक जो है 2025 इसमें भारत का स्थान 105वां हो जाएगा और शीर्ष देश जो हो जाएगा यह बेलारूस हो जाएगा। साथ ही बात करते हैं कि जारीकर्ता का, तो वैश्विक भूख सूचकांक जो है यह यूरोपीय एनजीओ के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व शांति सूचकांक 2025 में विश्व के शीर्ष 3 देश कौन से हैं। तो विश्व शांति सूचकांक जो है 2025 में विश्व के शीर्ष 3 देश हो जाएंगे। इसमें टॉप पे आइसलैंड, फिर उसके बाद डेनमार्क और फिर उसके बाद जो है स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9वां क्वेश्चन है कि विश्व मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 134वां हो जाएगा और इसमें जो टॉप में हो जाएगा स्विट्जरलैंड और इसके जारीकर्ता जो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा विश्व मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान क्या है तथा यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व प्रेस सूचकांक में 2025 में भारत के स्थान की बात करते हैं तथा यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत का स्थान जो हो जाएगा इसमें 159वां, भारत का स्थान 159वां हो जाएगा और जारीकर्ता की बात करते हैं तो यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर एशिया में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार जो है भारत यह जापान को पीछे छोड़ करके एशिया में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है और यह जो जारी किया जाता है रिपोर्ट यह लॉबी इंडस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है इसमें सही सुमेलित करना है। देखिए इसमें सही सुमेलित करना है, इसमें जो है भारत का स्थान दिया गया है। सबसे पहला है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2024। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जो है 2024 इसमें भारत का स्थान 108वां हो जाएगा। उसके बाद
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024। तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 96वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में इसमें जो है जेंडर गैप में भारत का स्थान 129 है, लेकिन 2025 का जेंडर गैप का बात किया जाए तो 2025 में यह 131 हो जाएगा। उसके बाद है ग्लोबल यूनिकॉर्न में 2024 में, तो भारत का स्थान जो हो जाएगा यह तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है। तो नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया सतत विकास लक्ष्य, इसमें भारत का शीर्ष राज्य केरल हो जाएगा। फिर उसके बाद उत्तराखंड होता है। नेक्स्ट है नव भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नवाचार सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है। तो नव भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नवाचार सूचकांक जो है यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें टॉप जो राज्य हो जाएगा यह कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है रिवीजन सीरीज के तहत प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत जो है लोन राशि यह हो जाएगा 2 लाख रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार डेयरी फार्म के लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी। तो बिहार में डेयरी फार्म के लिए 75% सब्सिडी दिया जाएगा। नेक्स्ट है अगला है कि आहार जीर्णोद्धार योजना बिहार के कितने जिलों में शुरू किया गया है। तो आहार जीर्णोद्धार योजना जो है बिहार के 14 जिलों में शुरू किया गया है। अगला है कि पीएम वानी योजना का संबंध किससे है। तो पीएम वानी योजना जो है इसका संबंध हो जाएगा फ्री वाईफाई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निश्चय पोषण योजना, तो निश्चय पोषण योजना जो है कब शुरू किया गया था। तो निश्चय पोषण योजना जो है ये 2018 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है इसमें आयु सीमा क्या है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आयु सीमा 18 से 70 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर में उद्योग विकास के लिए योजना कौन सी है। तो पूर्वोत्तर में उद्योग विकास के लिए योजना लाई गई है जिसका नाम हो जाएगा उन्नति। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयकर मुद्दे को कम करने के लिए जो योजना लाया गया है उसका नाम क्या है। तो आयकर मुद्दे को कम करने के लिए जो योजना लाया गया है उसका नाम है विवाद से विश्वास। याद रखेंगे कि आयकर के लिए लाया गया है विवाद से विश्वास। उसके बाद नेक्स्ट है कि जनजाति गौरव योजना में कितने जनजाति समुदाय जोड़े गए हैं। तो जनजाति गौरव योजना जो है झारखंड के द्वारा शुरू किया गया, झारखंड में शुरू किया गया है और यह 2023 में शुरू किया गया था। इसमें 75 जनजातियों को शामिल भी किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉरपोरेटिव किस वर्ष घोषित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉरपोरेटिव घोषित किया गया है, यह 2025 को घोषित किया गया है और 2023 को जो है बाजरे के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि किसने प्रदान किया। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको हातिम द्वितीय का उपाधि मिन्हास उस सिराज के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक जो है यह इल्तुतमिश को माना जाता है। देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान भी यह इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हब ए सर्व यानी हब ए सर्व जो है नामक जो है सिंचाई कर किसके द्वारा लगाया गया था। तो हब ए सर्व नामक जो सिंचाई कर है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यानी FST के द्वारा लगाया गया था और हब ए सर्व जो है सिंचाई कर फिरोज शाह ने लगाया था और साथ ही साथ उसने अनुवाद विभाग को शुरू किया था, जौनपुर का स्थापना किया था और फिरोजपुर का भी स्थापना किया गया था। देखिए 80,000 दासों को रखा था फिरोज शाह तुगलक रखा था और साथ ही दीवान ए बंदगान जो है इसका भी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को सोने की मंडी के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका का जो शहर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, यह सोने की मंडी के नाम से जाना जाता है। और भारत में बात करते हैं तो भारत का हो जाता है हमारा KGF हो जाता है जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम जो है बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम 2021 में चेंज किया गया और इसका नाम जो है कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि पहले जो था जब नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था इस समय 7.5 लाख रुपए इसका
राशि था टोटल। अभी जब इसका नाम मेजर ध्यानचंद किया गया है तो इसे 7.5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया है। और साथ ही याद रखेंगे कि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि सफ़ेद झील जो है, सफ़ेद झील आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो सफ़ेद झील आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है यह लद्दाख में अवस्थित है। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है रवि कुमार दहिया, तो रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती से हो जाएगा। उसके बाद है पीटी उषा, पीटी उषा जो कि धावक है। मैरी कॉम जो है यह मुक्केबाजी से संबंधित है। उसके बाद है रानी रामपाल जो कि हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथ ही याद रखेंगे कि ओलंपिक में सबसे कम उम्र की जो महिला है यह रानी रामपाली हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का एक बड़ा भंडार किस अंग में पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का एक बड़ा भंडार जो है यह प्लीहा यानी स्प्लीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजेन का निर्माण एवं संचय कौन सा अंग करता है? तो कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत जो है ग्लाइकोजेन का निर्माण जो है यह लीवर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि अल्फा, बीटा और गामा किरणों पर क्रमशः कौन से आवेश होते हैं? तो अल्फा पे प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर उसके बाद बीटा की बात करते हैं तो बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है और उसके बाद गामा पर जो है उदासीन चार्ज होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सी गैस जो है लाल रक्त कणिका में उपस्थित हीमोग्लोबिन को शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह से रोकती है? तो हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जो आरबीसी होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है और आरबीसी का जो आकार होता है यह बटन के आकार के समान होता है। नेक्स्ट है शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया था? तो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे संभाजी, इन्होंने अपना सलाहकार कवि कलश को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले लिखा गया है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है यह 1940 में लिन लिथगो के टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। उसके बाद अल्बर्ट विधेयक जो है यह 1982 में, सॉरी ये 1882 हो जाएगा और यहाँ पे 1940 हो जाएगा। तो रिपन के समय में अल्बर्ट विधेयक हो जाएगा। उसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लिटन के समय में हो जाएगा और विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में यह कर्जन के समय में आया था। नेक्स्ट है माउंट विसुसियस, फ्यूजियामा, उसके बाद किलिमंजारो, माउंट एकांकागुआ सभी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। क्रमशः इनकी अवस्थिति कहाँ है? देखिए तो माउंट विसुसियस जो है यह इटली में स्थित है। उसके बाद फ्यूजियामा जो है यह जापान में स्थित है। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका में तंजानिया में स्थित है और माउंट एकांकागुआ जो है यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। इसमें जो है 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑयल ऑफ विट्रियल, ऑयल ऑफ विट्रियल जो होता है के नाम से किस रसायन को जाना जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से यह H2SO4 को जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्रिक्स 2025 की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा और इसमें शामिल नए देश कौन से हैं? तो ब्रिक्स 2025 की बैठक का आयोजन जो है यह ईरान, UAE, ब्रिक्स 2025 की बात करते हैं तो इसका आयोजन आप लोगों को बताना है। साथ ही इसमें शामिल जो देश है इसमें ईरान, UAE, इथियोपिया और मिस्र जो है इसमें शामिल देश हो जाएंगे। यानी यह जो सभी 2024 में शामिल हुए देश हैं, यह 2024 में शामिल हुए देश हैं ब्रिक्स में। और उसके बाद 2025 की बात करते हैं तो 2025 में इसमें इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है। अब जो है ब्रिक्स में टोटल 10 जो है सदस्य देश के रूप में शामिल हो गए हैं। यानी जनवरी 2025 में इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है। और शुरुआती में इसमें 4 देश थे। साउथ अफ्रीका जो है यह 2010 में जुड़ा था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है यह क्लीमेंट एटली के द्वारा 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था और यह 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था ब्रिटेन की संसद में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है अर्जेंटीना का हृदय के नाम से किसे जाना जाता है?
तो अर्जेंटीना के हृदय के नाम से पंपास के घास के मैदान को जाना जाता है। और इसका जो अर्जेंटीना का कैपिटल हो जाएगा यह ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है, यह हो जाएगा लाल सागर। जल संधि की बात करते हैं तो यह वाब अल अलमदेव संधि जल संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कब और कहां स्थापित किया गया? तो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है यह 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का मुख्यतः कितने जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है तथा वे कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी का जो है टोटल 15 जलवायु कटिबंधों में यहाँ पे 3 कटिबंधों में बांटा गया है, जो कि उष्ण होता है, शीतोष्ण होता है और शांत होता है। उष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा और शांत हो जाएगा। देखिए 15 जो है यह भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र जो होता है उसको 15 क्षेत्र में बांटा गया है। वहीं बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जो है इसमें टोटल कृषि जलवायु क्षेत्र जो है टोटल 4 हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त जीवाश्म जो है ईंधन नहीं है? तो सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन इसमें HNO3 नहीं हो जाएगा, उसके बाद N2O नहीं होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा। बाकी जो है सल्फर युक्त हो जाएगा SO2, SO3, उसके बाद H2SO4 हो जाएगा, H2S हो जाएगा। यह सभी जो हो जाएंगे सल्फर युक्त जीवाश्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है, NaOH का व्यापारिक तथा रासायनिक नाम क्रमशः क्या है? तो NaOH का व्यापारिक नाम जो हो जाएगा यह हो जाएगा कॉस्टिक सोडा हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक जो है उपगुप्त से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया तथा इस पर कितने पशुओं की आकृतियां हैं? तो सारनाथ स्तंभ जो है इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था और इस पे टोटल 8 पशुओं की आकृतियां अंकित की गई है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने अपने किस शिलालेखों में पड़ोसी देशों का वर्णन किया है? तो सम्राट अशोक ने 13वें शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, जूनागढ़ की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में किस शासक द्वारा किया गया है? तो जूनागढ़ की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जो वर्णन है यह रुद्रदामन के द्वारा किया गया है और साथ ही याद रखेंगे कि यह जो है पहली है जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है, अशोक के 8वें शिलालेख के अनुसार अशोक द्वारा किस बौद्ध स्थल की यात्रा की गई थी? तो अशोक के 8वें शिलालेख के अनुसार जो अशोक द्वारा बौद्ध गया की यात्रा किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास के किस ग्रंथ में कौटिल्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंदों के पतन का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग को रिप्लाई करना है कि कालिदास के किस ग्रंथ में कौटिल्य और चंद्रगुप्त के द्वारा नंदों के पतन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का उल्लेख किया था? तो यूनानी लेखक जितने भी थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोट्स का प्रयोग किया था, जिसमें से एक थे जस्टिन। नेक्स्ट है, अशोक ने किस अभिलेख में बुद्ध संघ और धम्म में अपनी आस्था की घोषणा किया था? तो अशोक ने बाबरू अभिलेख में द्वारा जो है बुद्ध संघ और धम्म में अपनी आस्था का घोषणा किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि किन अभिलेखों से खरोष्ठी लिपि के साक्ष्य मिले हैं? तो खरोष्ठी लिपि जो है यह शाहबाजगढ़ी मानसेहरा पाकिस्तान से मिले हैं। नेक्स्ट है कि मगध साम्राज्य में कलिंग नामक 5वां प्रांत किस राजा के समय शामिल किया गया तथा कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य में कलिंग नामक 5वां प्रांत जो है यह अशोक के समय में शामिल किया गया था और कलिंग की राजधानी जो हो जाएगा यह तोसली हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो जैन धर्म को अपनाया गया था और यह अपनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बाबरू अभिलेख में बताया है। नेक्स्ट है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था?
तो ये हो जाएंगे बिंदुसार। बिंदुसार ने एक विदेशी राजा से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह भी किया था। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक का अशोक के रूप में नाम उल्लेख किया गया है? तो अशोक का अशोक के रूप में नाम का उल्लेख जो है यह मास्की में किया गया है, उसके बाद गुर्जरा में और नेटूर अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 जो कि 55 नंबर क्वेश्चन है। उत्कल दिवस कब और किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस जो है 1 अप्रैल 1936 को जब उड़ीसा अलग हुआ था उसके अवसर पर उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, और यह उड़ीसा के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है शरद विषुव कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर जो होता है 3 जनवरी को होता है और अपसौर जो होता है यह 4 जुलाई को होता है। यानी उपसौर जो होता है पृथ्वी और सूर्य होते हैं सबसे नज़दीक होते हैं और अपसौर जो होता है इसमें सबसे दूर होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा अपसौर हो जाएगा, और जो नज़दीक दूरी होगा उसको उपसौर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि ग्लोब पर वह बल जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग घूर्णन बल कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी अयनांत की घटना जो है कब होती है तथा इसमें दिन और रात की अवधि में क्या परिवर्तन होता है? तो उत्तरी अयनांत की जो घटना होती है यह उत्तरी गोलार्ध में होती है, और इसमें दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है कि दिन जो होता है बड़ा होता है और रात जो होता है यह छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, किस तिथि को मकर रेखा जो है सबसे लंबा दिन अनुभव करती है? तो मकर रेखा में सबसे लंबा दिन यह 22 दिसंबर को होता है, जिसे हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में इक्विनॉक्स की घटना कब होती है? तो एक वर्ष में इक्विनॉक्स की घटना जो है यह 2 बार होती है, एक होती है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। नेक्स्ट है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और इस सिद्धांत को पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले व्यक्ति जो जाएंगे यह कोपरनिकस हो जाएंगे, इसको हेलियोसेंट्रिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है कि हीरक वलय जो है, हीरक वलय, ईश्वर की आंख और वेली के मन के निम्नलिखित नामक प्राकृतिक घटना कब होती है? यह सूर्यग्रहण के समय होती है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः जो होती है गर्म होती है, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के पास नज़दीक यानी नज़दीक स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का जो भाग है 13, भाग 13 जो है देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में व्यापार वाणिज्य समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास है तथा इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत में व्यापार वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की जो शक्ति है यह संसद के पास होती है, और इसका उल्लेख जो अनुच्छेद 302 में किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां जो है शून्य होगी? तो इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 13 में किया गया है। नेक्स्ट है, सही सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है संघ राज्य का संबंध। तो संघ राज्य संबंध जो है भाग 11 में वर्णित है, वित्त संपत्ति आदि का उपबंध जो है भाग 12 में है, व्यापार वाणिज्य जो है भाग 13 में है, और संघ राज्य के अधीन सेवाएं जो है यह भाग 14 में वर्णित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। संविधान के अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति जो है यह संसद के द्वारा की जाती है।